पॉज कीजिए। Good morning, teachers. So now we are starting our new session. The session name is Bloom's taxonomy, right? Bloom's taxonomy is most important part in our life. Okay, and in this taxonomy, what is the meaning of taxonomy? It is meaning that classification. वर्गीकरण, right? Classification means dividation, right? कि आप एक चीज को किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो. That is the meaning of taxonomy. And who invented, means who discovered this theory is, who discovered this theory? Benjamin Bloom. Benjamin Bloom, right? In which year? 1956. In 1956, Benjamin Bloom and group of, one kind of meeting was held. Okay, and in that meeting, they have decided, they have classified our three learning domains. Three learning domains. सीखने के लिए तीन domains main important. So today we are going to discuss about cognitive. Today we are going to discuss about cognitive. Cognitive means power of brain, knowledge. Jnana, knowledge. Adhyatmik means it's related to our brain. और भी दो है affective and sensory. भावात्मक और एक मनोविज्ञान. ठीक है, मीन्स ये तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव, और आज का सेशन हम लोग कॉग्निटिव में ही बेस्ड होगा, राइट? सो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी is a classification of the different outcomes and skills that educators set for their students learning outcomes. The taxonomy was proposed in 1956 by Benjamin Bloom, an educational psychologist at the University of Chicago. In Chicago University, he was psychologist, और उन्होंने ये सबसे पहले जो taxonomy classification निकाला in the year of proposed किया 56. फिर क्या हुआ? The terminology has been recently updated to include the following 6 levels of learning. 6 levels of learning. These 6 levels can be used to structure the learning outcomes, lessons, and assessment of your course. तो कोई भी कोर्स पढ़ाने के लिए ये 6 लर्निंग जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, we teachers need to plan before what we are going to teach. That is for lesson plan, right? As per CBSE, we are doing lesson plan, we are creating lesson plan or preparing lesson plan. क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है और पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, उसका एक प्लानिंग पहले से करते हैं, राइट? तो ऐसे हम लोग कोर्स को भी हम लोग 6 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं. ठीक, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ये आइडिया आप लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कोई आइडिया? यहाँ पर देखिए बहुत सारे चीजें यहाँ पर दिए हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन 2001, जिसको लेके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिए इसमें आपको एक पिरामिड दिख रहा है. कैन यू सी द पिरामिड? पिरामिड दिख रहा है आपको? इट्स बिग, स्मॉल, एंड हैंडआउट्स आर देयर इन योर हैंड. आपके पास जो हैंडआउट दिए गए उसमें सब है. ठीक है, देखिए पिरामिड का सबसे पहले सबसे नीचे
बिटवीन रिमेम्बरिंग और नॉलेज। सबसे नीचे मतलब सबसे पहला स्टेप ज्ञान को बढ़ाने के लिए या ज्ञान में करने के लिए क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आपको क्या करना है, नॉलेज एंड रिमेम्बर, ज्ञान, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है आपको पहले। फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट डेटा। आप किसी भी चीज को, मान लीजिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, आपको मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, राइट। तो कोई भी चीज को पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप एमबीए कर रहे हैं, आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियर पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर कोर्स इन योर कैरियर, इफ यू वांटेड टू गो दैट, टू गो फॉर दैट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। पहले अपने इंटरेस्ट होना चाहिए, पहले इंटरेस्ट होना चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, क्या दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर मी और नॉट, दिस कोर्स इज हेल्पफुल फॉर मी और नॉट। इसे क्या कहते हैं, टू कलेक्ट डेटा और गेट और गैदर नॉलेज, नॉलेज गैदर करना। उसके बाद में उसको रिमेम्बर, याद रखना, राइट, टू रिमेम्बर, रिकॉल द स्पेसिफिक फैक्ट्स, रिकॉल करना कि हाँ मैंने तो वहां सुना था, मैंने वहां देखा था, कोई भी मैंने प्रॉस्पेक्टस में पढ़ा था, तो उस चीज को आपको रिमेम्बर, याद रखना होगा। कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो पहले डेटा कलेक्ट करना है। मान लीजिए आप एमबीए में भर्ती हो गए, एमबीए में भर्ती होकर आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको फिर रिकॉल किया, रिमेम्बर किया, सारे चीज जो आप पढ़ाएंगे। नेक्स्ट कहाँ गए हम लोग, नेक्स्ट हम लोग गए नेक्स्ट पिरामिड, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट पिरामिड इज नेक्स्ट लेवल इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मींस अब उस डेटा को, वो नॉलेज को समझना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज। जो आपके पास डेटा है वो गलत है, सही है, बेनिफिशियल है, तो आपको वो चीज को समझना है, ठीक है। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मींस ग्रैस्प मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। तो इसका जो भी आपके पास मटेरियल है उसके बारे में आपको समझना होगा, आपको अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेकंड जाते हैं अप्लाई। उसके बाद क्या करना है, जब आप समझ गए, डेटा कलेक्ट कर लिए, यू हैव कलेक्टेड डेटा, यू हैव गैदर्ड नॉलेज, राइट। आफ्टर दैट आप उसको समझे, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई। उसको आप प्रयोग कीजिए। हाँ, उसको समझने, उसको नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा, एनालाइज, ठीक है। उसको पहले आप अप्लाई कीजिए, जो आपने नॉलेज गैदर किया, फिर आपने नॉलेज गैदर करने के जो सही समझा या गलत समझा, उसको गलत को हटा दिया, फिर एनालाइज किया, सही को आप अप्लाई किए अपने कोर्स में, ठीक है। कोर्स में तो बहुत सारी चीजें आती है, हम लोग पूरी क्लास में बैठे रहते हैं, वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीजें रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव को एडॉप्ट करते हैं, नेगेटिव को फिल्टर कर देते हैं। सेम थिंग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने का, समझ जाने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो बेस्ट है। उसके बाद अगर जाते हैं एनालाइजिंग। एनालाइज करना मतलब क्या होता है, किसी बड़े टॉपिक को तोड़ करके समझो, एनालाइज मींस समझना। इन शॉर्ट, अगर सर इन शॉर्ट में आपको कुछ समझना, समझने का मतलब है जो आपने अप्लाई किया, हाँ, निचोड़, वही आप हिंदी में बहुत सारे बड़े रूप में समझना, समाधान बड़े रूप, मतलब आपने जो किया, आप उसको आप देखिए आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपने एक बिल्डिंग बनाया, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग, आपने बना दिया। उसके बाद आप बिल्डिंग को नीचे से क्या करते हैं, देखते हैं कि नहीं कि बिल्डिंग टेढ़ा तो नहीं है, कहीं प्लास्टर तो टूट तो नहीं गया। एक एक पार्ट को बारीकी से एनालाइज करना, राइट, दिस इज कॉल्ड एनालाइज। तो पहले हम लोग नॉलेज गैदर किए, रिमेम्बर किए, फिर अंडरस्टैंड किए, फिर अप्लाई किए, फिर उसको जो अप्लाई किए वो कितना हद तक सही है, गलत है, उसको एनालाइज अपने आप से, राइट। नेक्स्ट आ रहा है इवैल्यूएटिंग।
हम लोग इवैल्यूएशन का मतलब टीचर्स को नहीं समझाना पड़ेगा। तो इवैल्यूएटिंग मींस असेसमेंट, मूल्यांकन, सही गलत, कितना परसेंट सही, कितना प्रतिशत सही, कितना प्रतिशत गलत। आप जो इवैल्यूएट कर रहे हैं मतलब आप अपने आप का जो कोर्स है उसको आप 100 आउट ऑफ कितना दे रहे हैं, ये भी तो मेन पॉइंट है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए पहले अपने। तो आप पहले इवैल्यूएट कीजिए कि इन माय दिस कोर्स व्हाटएवर आई हैव लर्न, व्हाटएवर आई हैव लर्न, रिमेंबर्ड, व्हाटएवर आई हैव अंडरस्टूड, व्हाटएवर आई हैव अप्लाइड। फिर एनालाइज के बाद हाँ ये सब सही है। तो ये बिल्डिंग के लिए गिविंग एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग, अभी मैंने एक बिल्डिंग का बात किया इसलिए। तो ये बिल्डिंग आउट ऑफ 100 से 90 कंसीडर कर सकते हैं, 100 नहीं, क्योंकि ऊपर का थोड़ा सा जो स्लैब है वो थोड़ा आगे का ज्यादा है। एनालाइज करने के बाद आपको पता चले, फिर आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। उसके बाद नाउ सबसे बड़ा पार्ट है क्रिएटिव। आप उस चीज को क्रिएट कीजिए जो आपने बनाया है, जो बच्चा बनाएगा उस चीज को वो क्रिएट करेगा, मीन्स एक नया रूप से उसको तैयार करेगा। क्योंकि डॉक्टर तो सभी बनते हैं, मेडिकल सब पढ़ते हैं, मेडिकल के बाद डॉक्टर भी सब बनते हैं, लेकिन ओपन हार्ट रिसर्च कोई एक जन बना था। आप देखिए गूगल में सर्च कीजिए हु हैज डन फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी, आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर तो सब बने थे, एमएस तो सब बने थे, ऑल बिकेम मेडिकल सर्जन, राइट। बट किसी को वो हिम्मत नहीं था कि हम ओपन हार्ट सर्जरी करें, कोई रिस्क नहीं लेता था। तो जो पहला जन किया था उसका वो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, अनलाइज, इवैल्यूएटिंग सब कुछ सही था। फिर जाके वो उस चीज को क्रिएट किया। और एक चीज एनालाइजिंग में, आप एनालाइजिंग में जब आएंगे ना इस पॉइंट में, आई कीप दैट वन। एनालाइजिंग में आप जो पहले यहाँ पर रिमेम्बर किए, आप जो पहले एक नॉलेज गैदर किए थे उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपको पता है जब आप ड्यूरिंग एनालाइज करते हैं मतलब वो बारीकी से जैसे हम लोग उसको चेक करते हैं तो हम लोग को गलती पता चलता है। गलती कहाँ से होता है, कुछ थ्योरी में भी गलती रहता है, जो हम लोग नॉलेज कलेक्ट किए थे, डेटा कलेक्ट किए तो उसमें गलती था, इसलिए इसका गलती यहाँ तक आ गया। यस और नो? तो ड्यूरिंग एनालाइजेशन आप अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग एंड नॉलेज को भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। नॉलेज डेटा को भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ये क्लासिफिकेशन को। ओके, नाउ आई वांट यू पीपल, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है, आपको भी कुछ नॉलेज है, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर नॉलेज विद अस। ओके, सो फर्स्ट अरिजीत सर, प्लीज अरिजीत सर। So, I think you already know that Bloom taxonomy, that is the pyramid. So, first question is that is coming, why is pyramid? You can go in the students way, you can make it like another box shape, and why is the triangle shape on the pyramid? That's why you see the Bloom taxonomy and the pyramid shows above the community known in the educational setting. The hierarchy means the low to up or up to low. The hierarchy was designed to help educators push students to higher level thinking. The educators push to the students the higher level thinking and was introduced to help with the development of the cognitive abilities. That is the main thing coming for the Bloom taxonomy. That's what is the knowledge, the bigger part, and above that there have the evolution as well as the things that is the smaller. So I am just giving you some questions about that in all the taxonomies. Like the first part, which just comes the knowledge. Sir already told that knowledge means the remember, then the memorizing, then coming to the recognizing. From there, we are knowing about the
समझ लीजिए एक आर्ट हुआ है, रुका हुआ है, कहाँ पर हुआ है पहले पूछना रहेगा, उसके बाद पूछना लीजिए क्यों है, तो स्टूडेंट ने बहुत क्यूरियस होते हैं, वो लोग नॉलेज के लिए इतना करते हैं, हम लोग बार बार पूछते हैं, दे आर टू मच क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड सर कैसे होंगे, लावा कहाँ से आते हैं, that is the question coming part of the knowledge. We have to take the knowledge in the base of the who, what, when, where, how, these questions. After then, taking all the things, we are doing the part of the comprehension. In the comprehension, you can see the interpretation. मतलब जो लोग interpret करते हैं, लावा कहाँ से आ रहे, भूगर्भ से नीचे से आ रहे, why they come to the underground, why too much molten color like the red color or too much hot, we are just interpreting this. हम लोग विश्लेषण करते हैं. After that we can see the translating of the from medium. We can translate it everywhere. They can understand. That is the part of the comprehension. Then we can see the apply or the application. हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, जानते हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई काम नहीं है तो हम लोग क्यों उसको जानेंगे. So that is the main thing of the coming of the application. कहाँ पर हम इसको apply करें. There is coming the how it is for a good example. Just for an example. So why we get the example? Because that is the application of the thought. So how it is related to why it is significance is all also coming the part of the application. After that you can see the analysis. The analysis you can see that what are the part of the feature of or classify according to, or you can see the outline or the diagram. These are coming from the analysis. We are studying in the deep. After this analysis you can see the synthesis. The synthesis we have the question about why could you predict or interpret from what ideas can be had to this type of thing is coming the synthesis. And last one is coming the evolution. The top level of the whole taxonomy is the evolution. So why you agree? We are also asking the question that why you agree about the distribution of the gender like that. So they are making the evolution that yes I am agree or not. Yes, I am okay or not. This is the last part. So, sir, I am adding a thing about your model that there are two types of models here. One is the old model and also new model. Sir, I already described about the new model, and I am just telling about the old model of the Bloom taxonomy. The first one is coming as the knowledge. Second point is coming as the comprehension. Third is coming as the application. Fourth, analysis. Fifth, synthesis, and five, evolution. This is the old model of the Bloom taxonomy. But nowadays we are taking the new model or the new version of the Bloom taxonomy. We are taking the real body at first, after this understanding, then applying, then analysis, then evaluating, and after all we are doing the creating. This is the new model of the Bloom taxonomy, the whole pyramid in the student. So why we are starting the Bloom taxonomy? Anyone please tell me why? What is the necessity of the starting of the Bloom taxonomy? Please, anyone? हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? कुछ तो होना है ना? To identify talent in the student. Yes. To identify the talent, different talents. For the talent. Yes. And basically for the cognitive development. जो विकास होता है, बुद्धि विकास होता है, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो पूरा फैक्ट्री को पढ़ाई कर रहे हैं. They have to grow, and we are the teacher at the second of their goal, in the second of goal at the school. We are going to push them for their cognitive development. That's why the Bloom taxonomy is important for our society. ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो उद्देश्य इसके पीछे बनाया गया जो उद्देश्य था, उसमें 3 पार्ट में इसको बांटा गया. सबसे पहले संज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि आप कितना नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, इस कॉल्ड
संज्ञान। यानी हम यानी उसके बाद सेकेंड नंबर पर है भावात्मक, और थर्ड पर आता है मनोशारीरिक। ये 3 क्षेत्र है इसमें। तो सबसे पहला पार्ट, ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में 1956 में इसको डिज़ाइन किया गया, लेकिन टैक्सोनॉमी जो है ये वास्तविक रूप से, बायोलॉजी के टीचर हैं इसलिए हम आपको बताएंगे कि कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकरण के पिता। वर्गीकरण का महत्व शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं है, वर्गीकरण का उद्देश्य हर जगह इसका उपयोग है। घर में भी वर्गीकरण का उपयोग है। सपोज कि हम बाजार से बहुत तरह का सामान लेकर आते हैं, खाने पीने का, नहाने का, और भी बहुत सारा चीज़ें थैले में लेकर चले आते हैं। अगर हम उसको वर्गीकृत नहीं करें, किचन का सामान किचन में, पूजा का सामान पूजा रूम में, बाकी बाथरूम का सामान बाथरूम में, तो हमारे लिए लाइफ बड़ा मुश्किल बड़ा होता है। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी जो है वो कैरोलस लिनियस ने इस पूरे संसार में जो एनिमल और प्लांट्स हैं उसके ऊपर जो आपने कहा था हायरार्की जो होता है वो पूरे संसार के एनिमल्स और प्लांट्स, इसका वर्गीकरण सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने करके बताया था कि हाउ टू अंडरस्टैंड इन इजी वे द नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स. It is not very easy to know everything about each of them. So it is the way to understand very simply. बहुत आसानी से कब समझ पाएंगे कि जब एक तरह की चीज़ों को एक साथ हम इकट्ठा करेंगे और तब उसका क्लासिफिकेशन करेंगे. तो टैक्सोनॉमी का असली अर्थ मतलब हो गया वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण का मतलब है ये हर एक क्षेत्र में होना चाहिए. तो ब्लूम ने इसको शिक्षा से जोड़ा 1956 में, जबकि टैक्सोनॉमी अस्तित्व में बहुत पहले आ गया. कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है. उन्होंने वर्गीकरण किया एनिमल्स का, प्लांट्स का, उसको ग्रुप में बांटा. अब आपके एक सवाल का जवाब मैं वहां जाकर दे सकता हूँ. आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाई पिरामिड, इसको पिरामिड के रूप में क्यों बनाया गया, स्क्वायर के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में क्यों नहीं बनाया गया. तो आप देखेंगे ये जो वर्गीकरण होता है इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा. आप अपने देश से इसका उदाहरण समझिए. सबसे नीचे गांव, बहुत सारे गांव, तो बहुत सारे गांव हैं. कुछ गांव को मिलाकर एक पंचायत बना दिया जाता है. तो किस आधार पर, क्या बांका जिले का एक गांव और पटना जिला का एक गांव, दोनों में कभी समानता हो पाएगी? आसपास के गांव को लिया गया एक साथ, कुछ तो सिमिलैरिटीज होगी दोनों में. तो सिमिलैरिटीज, चाहे लोकेशन की सिमिलैरिटी हो, भाषा की सिमिलैरिटी हो, इस आधार पर कई गांव को सबसे निचले लेवल पर गांव आ. तो ब्लूम्स टेक्नोलॉजी में इसीलिए सबसे निचले लेवल पर रिमेम्बरिंग को रखा गया. हमें बहुत सारी चीजों को रिमेम्बर करना होगा. बहुत सारे गांव एक साथ मिले तो पंचायत, बहुत सारे पंचायत एक साथ मिल गए तो प्रखंड, ब्लॉक, कई ब्लॉक मिलकर जिला का निर्माण करता है, कई जिला कमिश्नरी को बनाता है, कई कमिश्नरी मिलते हैं तो राज्य बनता है, कई राज्य मिलते हैं लास्ट में एक देश बनता है. तो यही तो हायरार्की है और यही पिरामिड है. शिक्षा के क्षेत्र में रिमेम्बरिंग यानी ये लेवल सबसे नीचे क्यों रखा है? इसीलिए कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया हमारे एनिमल और प्लांट किंगडम, हमें एनिमल किंगडम का, प्लांट किंगडम का सबसे ऊपर रखा, सबसे नीचे लेवल पर किसको रखा? स्पीसीज, बहुत सारी जातियां. अब आप उदाहरण लेकर सोचिए, बिल्ली, बाघ, शेर, सबका बॉडी डिजाइन
सबका लाइफ स्टाइल सेम सिमिलर है। तो कई स्पीसीज मिलाकर उन्होंने एक जीनस बनाया, कई जीनस में समानता मिलाकर उसको फैमिली बनाया। तो ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर बढ़ता जाता है और ये पिरामिड का रूप लेता है। तो इसी ब्लूम्स टेक्नोलॉजी में इसको एजुकेशन में किस तरह हम लोग लागू करें ताकि इससे बृहद ज्ञान प्राप्त हो बच्चों को। तो इसके लिए ब्लूम्स वैज्ञानिक ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य के लिए ब्लूम का टैक्सोनॉमी का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का, शिक्षा को किस तरह से आगे हाई लेवल तक ले जाया जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे नीचे रखा रिमेम्बरिंग। आपको बहुत सारी चीजें रिमेम्बर करनी होगी। तो क्या आप जितना ज्ञान लेंगे सब याद रह जाएगा? नहीं रहता। हम लोग बहुत सारी चीज को का ज्ञान लेते हैं प्रकृति से, घर से, हर जगह, लेकिन हम सभी चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। तो रिमेम्बरिंग बहुत ज्यादा करना है और उसमें से हम कुछ चीजों को समझ पाते हैं। अभी आप देखिए बच्चे बचपन से ही बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अभी 10th तक मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, SST पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है। ज्ञान तो हमने बृहद स्तर पर सारे सब्जेक्ट करे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या सारे सब्जेक्ट में सारे बच्चों को हो पाता है? क्या नहीं हो पाता? वो धीरे धीरे आगे क्या होता है? रिमेम्बरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग में जब जाते हैं तो किसी को मैथ ज्यादा समझ में आने लगता है, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छा समझ में आता है। ये अलग अलग क्लासीफाई हो जाते हैं। हाँ, ज्ञान के आधार पर इनमें क्लासिफिकेशन हो जाता है, ये अलग होने लगते हैं। कोई मैथ में इंटरेस्टेड हो जाता है, कोई साइंस में हो जाता है, कोई किसी में, कोई किसी में, ये क्लासिफिकेशन। लेकिन रिमेम्बरिंग तो सबने किया, ज्ञान हर चीज का लिया। संस्कृत का श्लोक भी मैम याद करवाती हैं, हिंदी की कविता भी बच्चे याद करते हैं। तो 10th लेवल पर सारे सब्जेक्ट का स्टडी क्यों कराया जाए? जब बचपन से ही किसी बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो उसको सिर्फ साइंस ही पढ़ाया जाए, ज्यादा बेहतर कर सकेगा। लेकिन नहीं, ज्ञान जब बहुत लिया जाएगा तो उसमें से समझ कम हो जाएगी। ढेर सारे ज्ञान प्राप्त करने में समझ उससे मात्रा कम हो जाएगी। बच्चे मैथ समझने लगेंगे ज्यादा, तो हिंदी को बिना उसको समझ नहीं आ पाए। तो इसीलिए यह लेवल सबसे नीचे रखा गया और ये पिरामिड इसीलिए बना, ये सभी एक दूसरे से कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। अब जितना आपने समझा, क्या हर चीज को अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, आप मैथमेटिक्स में बहुत ही समझ गए, तो क्या हर चीज को अप्लाई कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस समझ में से कुछ चीजों को अप्लाई करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग से घट गया इसका मात्रा। और जब आपने अप्लाई किया तो कभी आप 2-4 चीजों को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो जिस एक चीज को भी आपने अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम का ही अप्लाई आपने कर दिया, तो जब आप अप्लाई कर चुके हैं तब आप उसको देखिएगा ना कि हमने जो अप्लाई किया उसके हर एक पार्ट को एनालाइज कीजिए, विस्तृत अध्ययन कीजिए। विस्तृत अध्ययन करने के बाद तब आप उसको इवैल्यूएट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। हमने जो इतना विस्तृत अध्ययन किया इसमें ये पार्ट मेरा कमजोर है और ये पार्ट अच्छा है, ये जब आप कर लेते हैं तो आपने इसका इवैल्यूएशन कर लिया, तब जाकर आप फाइनली क्रिएटिव कर पाएंगे। तो ये जो है, इसीलिए सर की क्वेश्चन का मेरा जवाब है कि सर ने कहा इसको पिरामिड का क्यों दिया गया। तो पिरामिड इसलिए हो गया क्योंकि जो नीचे लेवल पर है वो ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं घटते जा रहे हैं। कोई मेडिकल में MBBS करने चला जाता है, MBBS में उसको हर चीज सिखाया जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन, उसको दवाई का भी ज्ञान है, उसको सर्जरी का भी नॉलेज है, साधारण सर्जरी वो कर सकता है। लेकिन जब वो मास्टर्स में जाते हैं
तो वहाँ एमडी और सर्जन वो पार्ट में बच जाता है, जब फिजिशियन हो जाते हैं कोई सर्जन हो जाता है। और आगे अगर आप जाते हैं तो पर्टिकुलर एक चीज पर आप फोकस करते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं तब हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, तब वहाँ सिर्फ हार्ट पे फोकस करना है। तो क्या घट नहीं गया, नॉलेज दिया सब चीज का, लेकिन लाठी क्रिएटिव में चले गए वो कहा सिर्फ हार्ट पर फोकस करना। तो इसलिए ये पिरामिड की एक संरचना इसलिए बनी, जहाँ हर चीज इक्वल नहीं है। ऐसा वातावरण में भी देखते हैं। मैं साइंस के तहत आपको जो बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो चीज है वातावरण में भी देख सकते हैं। हम लोग इकोसिस्टम में रहते हैं तो वहाँ फूड चेन, इस धरती पर हर एक जीव को भोजन जो उपलब्ध है, क्या हम किसी को भोजन दे रहे हैं? भोजन कैसे उपलब्ध है? इसी प्रोसेस जो निचले लेवल पर है, स्टेप 1 में जो है ड्रॉपिंग 1, वो ज्यादा मात्रा आप देख लीजिए ना, घास क्या पौधे हरे भरे कितने हैं, लेकिन शाकाहारी उससे कम है। शाकाहारी जितना भी खाएगा तो खत्म नहीं करता, और जितने शाकाहारी हैं उससे कम मांसाहारी है। इसलिए मांसाहारी कभी भी शाकाहारी को खा के खत्म नहीं करता। और मांसाहारी में भी 2-3 लेवल है, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे लास्ट में बचेगा आपको ऐसा थोड़ा, क्योंकि कभी भी किसी को खत्म नहीं करता है। तो वहाँ पे पिरामिड बना। तो शिक्षा में जो है वैज्ञानिक में जो ब्लूम है उन्होंने शिक्षा से इसको जोड़ा और इसका 3 पार्ट में वर्गीकरण कर दिया। एक पहला था संज्ञानात्मक उद्देश्य, संज्ञान ज्ञान प्राप्त, दूसरा भावात्मक और तीसरा मनुशारीरिक। तो संज्ञानात्मक जैसे सर बता रहे थे कि ब्लूम ने पहले कुछ जो है अलग बताया था पुराना तरीका, उसके बाद उसको रिवाइज भी किया गया। ये रिवाइज 2011 में किया गया, 2001 में किया गया। हाँ, 2001 में इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो पहला पुराना जो ये तरीका था संज्ञानात्मक उद्देश्य का, वो 6 पॉइंट है। उन्होंने पहले रखा ज्ञान, ज्ञान के बाद बोध, जिसको अंडरस्टैंडिंग है। ज्ञान अलग है और बोध अलग है। ज्ञान प्राप्त करने लगता है बच्चा जन्म से ही, लेकिन उसको बोध कब मिलता है? जब वो 4 साल 5 साल का होता है, तब वो समझने लगता है यह चीज है, इसको खाना चाहिए और उस चीज को नहीं खाना चाहिए। लेकिन ज्ञान उसको खाने का तो जन्म से ही मिल गया। वो कोई चीज हाथ में मिलता है उसको खाकर मुंह में ले लेता, तब उसको बोध नहीं है, तब उसको ज्ञान है। और जब बहुत सारा ज्ञान उसको बड़ा कैसे मिलता है तब उसको बोध होता है। तब वो पता करने लगता है कि ये चीज हमारे लिए खाने वाला चीज है और ये खेलने वाला चीज है, तो तब उसको मिलता है बोध। तो उसी तरह से ज्ञान, बोध और तब अनुप्रयोग, जिसका एप्लीकेशन, इनका पुराना जो डिजाइन पक्ष है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण यानी एनालिसिस, उसके बाद संश्लेषण, सिंथेसिस, इवैल्यूएटिंग। और जब उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया, संश्लेषण किया एनालाइज के बाद, तब जाकर मूल्यांकन। ये उनका जो कहना था कि पहले प्रथम स्थान ज्ञान को दिया, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन सब कुछ आपको याद नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद तब आप उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए, समझिए, तो उनमें से कम चीजों को आप समझ पाएंगे। आज इसीलिए तो हम सभी लोगों में से कोई एसएसटी एक्सपर्ट है, कोई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट है, अंडरस्टैंडिंग सबका अलग अलग है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको अप्लाई करने की जरूरत है। पहले बच्चे को ज्ञान दीजिए, बहुत सारा ज्ञान देंगे, तब बच्चे को उसमें से कुछ चीज अंडरस्टैंडिंग हो, और जब वो चीज उसको अंडरस्टैंडिंग हो गया तब उसको अप्लाई करना है। तो बच्चे अप्लाई करके सीखते। स्कूल में भी, शिक्षा में भी हमने पढ़ाया बच्चों को
कि पत्ते में स्टोमेटा होता है और उस स्टोमेटा से हवा पत्ते के अंदर आती है और जाती है। बच्चे ने समझ भी लिया, लेकिन हम जब उसको उस चीज को दिखाते हैं तो और समझ पड़ता है। तो अब जब हम अंडरस्टैंडिंग उसको कराने लगते हैं तो अंडरस्टैंडिंग के समय आप कुछ टीचिंग एड्स का उपयोग कीजिए, तब बच्चा ज्यादा अच्छा से समझने लगता है। हम कोई चीज बता रहे हो करके दिखा रहे तो वो ज्यादा जल्दी सीखता है। तो यहाँ ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का उद्देश्य है बच्चे के शिक्षा को कैसे बेहतर बनाए। तो ज्ञान तो मुझे है, उस ज्ञान का अप्लाई जब कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के समय ही हमको क्या करना तो करके दिखाना, और इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को लागू किया है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, तो तब वो समझने लगेगा। और जब वो समझ लेगा तब उसको अप्लाई करेगा। अगर तुम्हारा उसको बता दे कि इस तरह से जो पार्ट है कंप्यूटर का बोर्ड पर बता रहे हैं कि इसको ऐसे जोड़ दी ऐसे जोड़ दी, और वही चीज लाकर वो असेंबल करके दिखा दे तो बच्चा घर में जाकर उसका उपयोग करना शुरू करेगा, वही बनाने का प्रयास करेगा। अनुप्रयोग जब आपने अप्लाई कर दिया, बच्चे ने अप्लाई कर दिया, उसको तब उसका विश्लेषण कीजिए कि तुमने ये चीज है इसलिए यहाँ जोड़ा होगा ये और अच्छा होगा। और जब विश्लेषण हो गया तब आप उसको रिजल्ट करें। लेकिन इसमें कुछ सुधार है। 2001 में ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया और ज्ञान के जगह उन्होंने स्मरण को रखा। स्मरण पहले था ज्ञान, ब्लूम टैक्सोनॉमी में पहले ज्ञान था, कितना ज्ञान फैलाया, लेकिन इसको रिवाइज करके स्मरण। खाली ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, उसको याद रखना पड़ेगा। ज्ञान तो बहुत गीता रामायण सब कुछ का हमने ले लिया, याद कितना था। तो स्मरण जब हम कितना रखेंगे, और स्मरण के लिए हमको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग एग्जामिनेशन के पहले बार बार रिवीजन करवा, बार बार रिवीजन करने से रिवीजन तो उसका स्मरण होगा। और जो चीज आपको एक बार स्मरण हो गया तो आप जल्दी नहीं भूलेंगे। आप ज्ञान इकट्ठा कीजिए, आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने ज्ञान को स्मरण कर लिया तब आप उसको नहीं भूलेंगे। समय आने पर वो खुद अपने आप आपके दिमाग में आ जाए। आपने बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा, एग्जामिनेशन देने जाते हैं, वहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन जैसे आता है, एक ऑप्शन आपके दिमाग में होल्ड कर जाता है, क्योंकि पहले कभी एक बार भी आपने उसको पढ़ा। अगर एक बार भी पढ़ लिया है तो वो आपके दिमाग में पहुंचने लगता है। तो यही हो, तो ये संस्मरण का प्रभाव है। तो जब आप संस्मरण कर लेते हैं कोई चीज को, तब है समझना, अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले। तो ये अंतर हुआ, पुराने वाले ने था ज्ञान, लेकिन रिवाइज में अब आ गया स्मरण। इसको याद रखो, और स्मरण से ही आप आगे किसी चीज को ज्यादा समय पर अप्लाई कर सकते हैं। स्मरण आपने हाई स्कूल के लेवल पर बहुत सारी चीजें पढ़ी, और आपको नौकरी करने के क्रम में कुछ चीज उसका जरूरत पड़ गया, तब स्मरण आता है। और ये चीज हमने अपने क्लास में पढ़ा है, तो वो संस्मरण का प्रभाव है कि हम उसको वहां पर अप्लाई करें। स्मरण उसके बाद समझना, और जब आपने समझा तब आप उसको लागू कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण के बाद मूल्यांकन कीजिए, तब रचना कीजिए। तो नए पुराने में सिर्फ ये अंतर है, बाकी तो सब कुछ सेम है, लेकिन नए पुराने वाले में था ज्ञान और नए में आ गया स्मरण। पहले था नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, और अब स्मरण हो गया। याद कितना आप रख पाते? ज्ञान तो 10वीं तक हमने खूब पढ़ लिया, मैथ, साइंस, एसएसटी, जीके, एमएससी, हर सब्जेक्ट, लेकिन हमने किसी चीज को याद नहीं रखा, एग्जाम तक याद रख के लिख दिया, उसका काम हम आगे नहीं कर पाए, उसका उपयोग आगे नहीं कर पाएंगे। उसका उपयोग आप कब कर पाएंगे? जब आप उसको स्मरण करेंगे, याद
रिवाइज किया और तब वहाँ पर जो है पूरा स्मरण होता है। और ये हमारा शिक्षा के क्षेत्र में हम इसको अप्लाई करते हैं, बच्चे क्वेश्चन आंसर याद करते हैं। तो ये चीज आप देखते हो कभी कभी कुछ क्वेश्चन आंसर बच्चों को याद नहीं होती, मतलब समझ नहीं पाता है, उसको रट लेते हैं। मैथमेटिक्स भी रखता है, अगर ABCD डायग्राम आप बनाकर उसको समझाते हैं, ABC एक ट्रायंगल है और आप उसकी जगह PQ वाला नाम लिखिए, वो नहीं बना पाता, वो ABCD इसी कोना में दी है तभी तो बना पाता। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन याद करते हैं क्वेश्चन आंसर का, लास्ट वाला जब पूछेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ दिया, 4 ऑप्शन बोला, वो समझ के रखते हैं कि लास्ट वाला सही है, लास्ट में क्या है वो मतलब नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन उल्लेख दीजिए तब वो नहीं बता पाता। हाँ, यही पर संस्मरण की कमी है। कौन से तो संस्मरण ज्ञान प्राप्त खाली करने जैसे पढ़ने जैसे ज्ञान लेने में संस्मरण नहीं होता, बार-बार करने बच्चा कई चीजों को रट जाता है, समझे ना समझे रट गया, लेकिन कभी कभी रटा हुआ चीज अचानक से संस्मरण में भी आता है, उसको समझ नहीं लेता, बाद रट के थक गया कुछ नहीं समझा, अचानक से कभी कभी मन में विचार करता है कि कैसे हुआ और अचानक से उसके अंदर एक विचार पहुंचता है और वो उसको समझ लेता है, हम तो तुम्हें समझ ही नहीं पाए, ये तो ऐसे होता है, उस समय बहुत होता है, उसी को समझ लेता है, जब वो समझ लेता है तब फिर वो कभी नहीं भूलेगा। और लाइफ में कभी भी उसको अगर उपयोग करने की नौबत आती है तब उसको आराम से उसको उपयोग कर लेते हैं। तो यही फायदा है, ये जो डिजाइन के जो 6 पॉइंट बनाया गया है शिक्षा के उद्देश्य के लिए, ये हर एक बच्चों में उसी तरह से लागू होना चाहिए। बच्चे ज्ञान प्राप्त करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्मरण करवाएं और स्मरण के साथ साथ उसको समझने की शिक्षा बताते हैं। स्मरण के बाद वो समझेगा, समझने के बाद उसको अप्लाई करवाएं प्रैक्टिकली। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का रिएक्शन कराने से नमक और जल बनता है, मैंने थोड़ी पढ़ा दिया बच्चों को, शायद बच्चा भूल गया, लेकिन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलाकर नमक मिला देंगे, वो उसको संस्मरण स्मरण में चला जाएगा और वो कभी भी लाइफ में कोई भी पूछेगा उसको वो सील समझेगा। ये NaOH और HCl मिलाया था तो NaCl और H2O बना था, ये वहां उसको आ जाता अप्लाई करते समय अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज जो है शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाया है। क्या ये हम इस पर बात कर रहे थे कि बच्चों को हम किस प्रकार एजुकेशन प्रदान करें कि बच्चा आगे चलकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। और इसके लिए 6 पॉइंट स्मरण और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग समझना, फिर एनालिसिस करना, उसके बाद इवैल्यूएशन करने के बाद तब जाकर क्रिएट, ये रिवाइज रूम का वर्गीकरण है। तो इसका हम लोगों के लिए क्या उपयोग है? स्कूली शिक्षा में, विद्यालयी शिक्षा में ये जो टॉपिक है ये BEd का भी एक टॉपिक है, शिक्षा के उद्देश्य। हम लोगों ने BEd किया है तो वहां पर एक विषय था शिक्षा का उद्देश्य, ये टेक्स्टोनॉमी वही है, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे कर पाएंगे? तो शिक्षा का उद्देश्य हमारा तो अंतिम उद्देश्य क्या है? ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना, और वो रिसोर्स समाज और देश का विकास करे, उसका उपयोग विकास में है। तो ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो हम लोग इस शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए
चरणबद्ध तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम इसकी बेसिक पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग स्मरण करते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन उसको समझ नहीं आता, बहुत चीज याद कर लेते समझ नहीं आता, तो वहीं पर स्टॉप हो गया। जब वो समझा ही नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे? समझना जरूरी है। तो जब हम शिक्षा दें बच्चों को तो हमारा ये 6 जो पॉइंट है, 6 बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए हम बच्चों को शिक्षा दें। पहले वो स्मरण करें, जितना ज़्यादा स्मरण करें, और स्मरण की भी क्षमता अलग अलग होती है बच्चों में। कोई बहुत याद कर लेता है, कोई कम याद कर पाता है, इसके लिए भी क्षेत्र विस्तृत है। इसके पहले हम लोगों ने जो बात किया था मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो अलग क्षेत्र है। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके लिए ये 6 पॉइंट बहुत जरूरी है। स्मरण करेगा तब वो समझ। तो ये हमारा शिक्षा का जो है कौन सा पहलू हो गया? पहला नंबर ये था संज्ञानात्मक उद्देश्य, और इसके बाद है भावात्मक भाव। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना, ये सब भावात्मक उद्देश्य। इसके लिए आज के टॉपिक में हम लोग भावात्मक उद्देश्य को पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो भावात्मक उद्देश्य गुस्से पर कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे बच्चे हम लोग क्या देखते हैं कि बिना किसी विषय वस्तु की जानकारी और गहराई में गए ही सुनते ही पूरा गुस्सा में आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, चिढ़ जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ये बच्चों का स्वभाव है। तो भावात्मक उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए वो बच्चों के इन सारे भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, बच्चे को किस तरह से हम तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बिना में इस पर प्रकाश डालें। तो आइए बिना में थोड़ा सा इस पहलू पर थोड़ा सा आप भी फोकस कीजिए। बालक की रुचि, बच्चों की रुचि हमको देखना है। अगर हम क्लास में गए और बच्चे का पहले हम उसका रुचि को देखते हैं, बालक की अभी भावनाओं, उसके भावनाओं को देखना पड़ता है और फिर संवेदनाओं। तो भावात्मक पर बालक की अभिरुचि और अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। हम वर्ग में जाते हैं और अगर कोई टॉपिक को लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे का जो मन है वह हमारे ओर आकर्षित नहीं होता है। लेकिन पहले हम विषय वस्तु से हटकर उसी से संबंधित कुछ ऐसा कुछ रोचक बात बता देते हैं, कुछ ऐसा जानकारी दे देते हैं, तो बच्चे का ध्यान क्या होता है, तो पाठ की ओर आता है और तब बच्चे का रुचि। हम अपना ही बात करते हैं, अपनी बात कि जब हम पहली बार किसी स्कूल में 10th क्लास के बच्चे को एक ग्रामर में एक टॉपिक था हिंदी व्याकरण में रस चक्र जब आया, बच्चा उसको थोड़ा सा मजाक किया कि मैं बोल जिसका ये रस है। हम उसमें अपना भावनाओं को नियंत्रण करके रखे और बोले देखो रस जो है ये एक मन में जो आनंद पैदा करता है उसी को रस कहा जाता है। अगर कोई चीज हम पढ़ रहे हैं और हमारा उसमें रुचि लग गया, वही रस है। तो रस को हम इस तरह से समझाए कि देखो अगर कोई तुमसे बात कर रहा है और बात में तुम इंटरेस्टेड हो रहे हो और जब जानना चाह रहे इसके बाद क्या है होगा, इसके बाद क्या है, वही रस है। अगर कोई मित्र तुमको यह बता रहा है कि हम भागलपुर गए और वहाँ कुछ दवाई खरीदे और सब्जी खरीदे, फल
वहाँ से आ रहे हो, तो तुमको इसमें कोई रुचि नहीं होगी, तो हम बात है कोई बात। लेकिन अगर कोई उसको ऐसा उसको व्याख्या के रूप में चल हम भारत को गए और एक मूवी देखे, मूवी में तो सुनने वाला उससे इंटरेस्टेड हो जाएगा, तो फिर पूछने लगेगा, सवाल देगा, फिर क्या बात उसमें क्या, तो यही रस है। काव्य को पढ़ने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको रस करते हैं और तब उसको हम प्रैक्टिकल में उसको उतारें, और रस जो है वो हमारे अंदर में अस्थायी भाव से बैठा रहता है। मान लो तुम क्लास कर रहे हो, अगर क्लास में घर में पढ़ाई हो रही है और कोई हॉस्टल के छात्र यहाँ है, बच्चे बैठे हुए और कोई आकर के बोल दिए कि आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आए हैं, तो ये तुम्हारा जो अस्थायी भाव है, पेरेंट्स के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम तुम्हारा जागृत हो जाएगा और तुम्हारा मन जो है क्लास में नहीं लगेगा और मन होगा कि जब क्लास खत्म हो हम जाके पेरेंट्स से मिलेंगे। तो यही एक रस है, रस में एक आनंद की अनुभूति होती है, हम कोशिश करते हैं वहाँ पे पहुँचने का, और जब पहुँच जाते हैं तो हमारा जो मन का जो भाव है वो शांत हो जाता है। तो यही है भावात्मक पक्ष। अगर हम बच्चे को पढ़ाई में भावात्मक पक्ष को ध्यान दें तो विषय वस्तु जो है वो जटिल से सरल हो जाएगा, और इसके अंतर्गत आता है अधिग्रहण करना। यह भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्न स्तर है, मतलब सबसे नीचे स्तर में इसको रखा गया है अधिग्रहण करना। सीखने वाले को उस समाधि विषय वस्तु को ग्रहण करने के प्रति उसको जागरूक करना पड़ता है, जागरूक करना, और वह सीखने के लिए इच्छुक उसको करना पड़ता है कि बच्चा जो चीज हम उसको सिखाने जा रहे हैं उसके लिए वो जागरूक है कि नहीं तो हमारा पढ़ना जो है वो बेकार हो जाएगा। जैसे मैं अपनी उदाहरण दिए, रफ चक्कर जब पढ़ा रहे थे बच्चे को इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे कि हम उसको कैसे अब उसके दिमाग में, तब हम 3-4 उदाहरण दे करके उसको जब उसको उस विषय वस्तु पर लाए तब उसका ध्यान उस चैप्टर का आया, और जब मैंने उसको पढ़ा करके टेस्ट लिया तो उसने अच्छा अंक लिया है। तो यही है पढ़ाने का एक बच्चे को पढ़ने के प्रति जागरूक करना, उसमें अभिग्रहण करना, दूसरा है अनुक्रिया करना। इसमें विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान नहीं देता है बल्कि केवल नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है कि हमारे अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके अंदर हमें क्या प्रतिक्रिया करना है, यह अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है मूल्य आंकना। इस उद्देश्यों का वर्ग है कि व्यक्ति के विश्वासों और अभिव्यक्तियों पर आधारित है। इसका संबंध मूल्यों के प्रति स्वीकृति और आस्था है। तो हम कितना सीखे क्लास में उसके प्रति हमारा क्या विश्वास है, ये हम मूल्य सीख करके कितना हम, जैसे बच्चे को हम कुछ सिखाए और पूरा सिखाने के बाद बच्चे से अगर हम सवाल करें तो बच्चे को भी हो जाता है कि हम कितना अपने आप को आज सीख पाए। तो ये हो गया मूल्य आंकना, अपने को आंकना। और उसके बाद आता है मूल्यों का संधारण, निरंतरता और अस्थायी मूल्यों का आवश्यक है। इस पर व्यक्ति पुराने मूल्यों और नवीन मूल्यों का संबंध को बनाता है। हम पहले कितना सीखे और अभी जो हम सीख रहे हैं उसमें कितना हम आगे जा रहे हैं, यह विश्लेषण और इसमें मूल्यों का संचालन होता है। और उसके बाद होता है चारित्रीकरण। यह भावात्मक स्तर के उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे उत्तम स्थान है इसका। चारित्रीकरण मतलब अपने चरित्र के अंदर, अपने अंदर में उसको हम कितना ग्रहण किए, ये चारित्रीकरण है। तो बस इतना ही। Thank you, ma'am. Thank you, Vimal sir. So many things we have learned from this programming, right? So this is the one part of Bloom's taxonomy, right? We have 2 more parts. Today we have discussed about first classification. Cognitive, right? And we have 2 more parts. So this session we are ending with cognitive, and next session we will discuss the race 2 parts. Okay? The next topic will be Bloom's technologies. This is cognitive domain topic, and that would be
discuss, and next would be effective domain. Effective domain, I am giving you little bit introduction. Okay, next day we will discuss. Our next day's topic will be effective domain. Our next session will be effective domain, right? So what we are going to discuss on that day. So I am giving you brief introduction about that topic, okay, about that session. So active domain in Bloom's taxonomy, active domain is emotional response concerning one's attitudes, values, and appreciation for motivation in learning. So I hope you understood. Emotional response, emotional means दिल से हम लोग जो सोचते हैं, इमोशनल उसको कहते हैं ना, एक होता है मेंटल, एक होता है इमोशनल. मेंटल मीन्स जो दिमाग से हम लोग सोचते हैं, एंड वन इज इमोशनल जो दिल से सोचते हैं, बाय हार्ट, राइट? तो इमोशनल रिस्पॉन्स कंसर्निंग वन्स एटीट्यूड, एक जन का एटीट्यूड, वैल्यूज एंड एप्रिसिएशन फॉर मोटिवेशन इन लर्निंग. एप्रिसिएशन आपको हर जगह चाहिए, राइट? अभी बिना में अपना एक्सप्रेशन रखे, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, राइट? सो हम लोग क्या किए, क्लैप्स किए, ऑल ऑफ अस क्लैप, राइट? ये किस लिए? टू मोटिवेट बिना में कि मैम, यस, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब एंड वी आर लुकिंग फॉर फ्रॉम यू better than this, right? That is called motivation. हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, तो बच्चों को भी हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं. कैसे? आपने एक टेस्ट लिया, फर्स्ट टेस्ट 10 मार्क्स का, जो फर्स्ट हुआ उसको पेन दे देंगे, बच्चे मोटिवेट हुए. तो बाय दिस वे, दिस इज कॉल्ड इमोशनल. यहाँ पर आपको बुक थ्योरी नहीं आता है, बुकिश थ्योरी नॉट कम्स इन दिस मैटर, इट्स ऑल कम्स फ्रॉम योर हार्ट. That is why it's known as active domain, right? So, and here the topics will be that pyramid. We have learned from this topic that this pyramid, remembering, knowledge, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. We have learned, and in effective domain, the topic will be receiving, responding. We will discuss on next session. Receiving, responding, valuing, organizing, and characterization. Okay, so receiving, responding, valuing, organization, and characterization. तो ये हम लोग का नेक्स्ट सेशन का टॉपिक रहेगा. और उस और एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में और एक टॉपिक हम लोग का रहेगा, और एक सेशन हम लोग का रहेगा. इसको हम लोग बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन. साइकोमोटर, साइकोलॉजिकल, राइट? सी, एबिलिटी टू यूज योर मोटर skills that include physical movement, reflex, coordination to develop techniques in excursion, in accuracy and time. हम लोग का जो ये साइकोमोटर डोमेन है, वो क्या होता है? वो हम लोग एबिलिटी टू यूज मोटर स्किल दैट इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट. फिजिकल मूवमेंट में हम जिसको जो मेरा स्किल्स है, फिजिकल मूवमेंट, मोटर का फिजिकल मूवमेंट. फिर क्या होता है? रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन टू डेवलप टेक्निक्स. ये सारी चीज हम लोग को करना पड़ता है. मतलब इस थ्योरी में टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे. तो इसमें का टॉपिक क्या क्या रहेगा? सेट, फर्स्ट वी हैव टू सेट, देन गाइडेड response, then mechanism, then complex overt response, then adoption, and the last is organization. So these are the topic, these are the two sessions we require to explain. See, we can conclude in very one session, but you should know better, because we have to apply in your daily life, towards your students, towards your career.
towards your career, everything you have to apply. So that is the reason you have to apply. Means you have to learn deeply. Okay? So by this word, by this sentence, I am concluding today's session. I hope you have enjoyed this session by activities, by some experiences you have enjoyed, and you have learned so many things which you can apply in your career as a teacher. Okay? For the best.